कि वो इंसान कैप्टन की यूनिफॉर्म पहने हुए है। मिस्टर ग्रोवर, शुराज ने हमें हर तरफ से घेर लिया है। मुझे नहीं लगता कि पैनिक टर्मिनल इस तरह के अटैक को ज्यादा समय तक बर्दाश्त कर पाएगा और हम हमारी प्रपोज्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। हमें अपने अगले स्टेप की तरफ जाना ही होगा, एसेट डिनायल। हम इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, कैप्टन की यूनिफॉर्म वाला आदमी कहता है। और उस आदमी की बात सुनने के बाद वीर फाइनली नोटिस करता है कि वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक अलॉय बॉक्स पकड़े हुए है। हालांकि वो अलॉय बॉक्स देखने में काफी ज्यादा मॉडर्न डिजाइन का लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो देखने में काफी ज्यादा पुराना भी नजर आ रहा था, जैसे कि मानो वो कुछ दसियों साल पुराना है। लेकिन पता नहीं क्यों पर उस बॉक्स को देखकर वीर को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उसने ऐसा ही बॉक्स कहीं और भी देखा हुआ हो। नहीं, ये रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। उस कैप्टन की बात सुनकर मिस्टर ग्रोवर नाम के उस आदमी की पकड़ उस बॉक्स पर टाइट हो जाती है। मिस्टर ग्रोवर, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम बच नहीं पाएंगे। हमारे बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। इस समय अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इस बात का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर शुराज को इस आइटम को हासिल करने से रोक सकते हैं। माफी चाहूंगा, लेकिन चीजें इसी तरह से होंगी। इतना कहने के बाद कैप्टन अपने हाथ से इशारा करके सोल्जर्स को आगे जाने के लिए कहता है ताकि वो उस बॉक्स को सीज करने की कोशिश करें। याद आया मुझे। अचानक से ही वीर को याद आ जाता है कि उसने ये बॉक्स पहले कहां पर देखा है। वो एक पुराना बॉक्स था, एक ऐसा बॉक्स जिसे इंटरनेट तक पर भी ढूंढा जा सकता था, और इसीलिए वीर ने यह बॉक्स किसी इंटरनेट साइट वगैरह पर नहीं देखा था, बल्कि उसने यह बॉक्स टाइटन ग्रह पर देखा था। वीर को याद था कि टाइटन ग्रह पर जब वो पहली बार हमें जीरो से मिला था, तब उसने ऐसा ही एक मिलता जुलता हुआ बॉक्स वहां पर देखा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो वाला बॉक्स टूटा हुआ था, और अब इस बॉक्स को अपने सामने देखकर वीर जान चुका था कि ये बॉक्स भी उसी मॉडल का ही है। इसके अलावा वीर को यह भी याद था कि उसे उस बॉक्स के अंदर एक जीन सोल्यूशन और कुछ इंफॉर्मेशन भी मिली थी। हालांकि ये बात और थी कि वीर कभी भी ये पता नहीं लगा पाया था कि उस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है और वो क्या कन्वे करना चाह रही है, और इसीलिए वीर ने अब तक उसे छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन अब मिस्टर ग्रोवर के पास इस बॉक्स को देखने के बाद वीर को सब कुछ याद आ रहा था। लेकिन अगर उन दोनों बॉक्सेस में किसी तरह का कोई कनेक्शन है तो वीर अभी फिलहाल उसे बता नहीं पा रहा था। आफ्टर ऑल वो बॉक्स अपने आप में ही बहुत ज्यादा रिमार्केबल नहीं था। इस तरफ कैप्टन के ऑर्डर्स पर दो सोल्जर्स अब सीधा मिस्टर ग्रोवर के सामने आ गए थे, जो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, और बॉक्स पर उनकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। मिस्टर ग्रोवर, आई एम सॉरी। आप जानते हैं कि अगर कोई और रास्ता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। एयरक्राफ्ट में फायरिंग के एक और राउंड की आवाज गूंजती है, जिसकी वजह से कैप्टन अपने सोल्जर्स को जल्दी करने के लिए कहता है। कैप्टन की बात मानकर वो दोनों सोल्जर्स मिस्टर ग्रोवर को पकड़ते हैं और जबरदस्ती वो बॉक्स उनकी पकड़ से छुड़वा लेते हैं। हालांकि इस बात से मिस्टर ग्रोवर बहुत ज्यादा अपसेट नजर आ रहे थे, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं करते हैं। एक सोल्जर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्द ही रियलाइज होता है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। मिस्टर ग्रोवर, कैप्टन चिल्लाते हुए कहता है, और उसकी बात सुनकर मिस्टर ग्रोवर एक गहरी सांस लेते हैं और उस सोल्जर को बॉक्स को खोलने के लिए एक की कार्ड देते हैं। वो सोल्जर उस की कार्ड का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते ही वो बॉक्स सफलतापूर्वक खुल जाता है। वीर अब उस खुले हुए बॉक्स को देख रहा था, और उसे देखते ही शौक के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उस बॉक्स के अंदर एक बॉटल थी, एक बॉटल और एक इंफॉर्मेशन। ये बॉटल ठीक वैसी ही थी जैसी एक समय पर वीर को मिली थी। ये बॉक्स सेम है, ये बॉटल भी वही सेम है। किसी भी कीमत पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस बॉटल के अंदर का सॉल्यूशन भी सेम हो। क्या हो सकता है? वीर मन ही मन सोचता है। इस तरफ वो सोल्जर उस बॉक्स को खोलता है और अपनी मुट्ठी में आग के साथ वो उस बॉटल को एक पंच मारता है। वीर बहुत ही ध्यान से इस पूरे किस्से को होते हुए देख रहा था। वो सोल्जर एक सरपासर था, और इस तरह से फायर एलिमेंट अटैक के साथ वीर श्योर था कि बॉक्स जरूर ही बर्बाद हो जाएगा।
अगर वीर ने उस बॉटल को पहले कभी नहीं देखा होता तो उसे इतनी परवाह भी नहीं होती, लेकिन वीर इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। और यही वजह थी कि वीर उस सोल्जर के सामने भागकर उसके पंच को ब्लॉक करता है और उसके हाथ से बॉक्स को छीन लेता है और फिर टैंग, किसी मीटियोर के जैसे आग की गर्म लपेट वीर के हाथ पर आ लगती है, जो लावा के जैसी फैल जाती है। लेकिन वीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर हर कोई शॉक्ड था और एयरक्राफ्ट के बाकी के स्टाफ ने वीर को अपने और बाकी सब के लिए खतरा समझकर उसकी तरफ अपने अपने हथियार एम कर दिए थे। तुम एक ट्रेटर हो, तुम उन शुराज के लिए काम कर रहे हो, अपनी आवाज में सख्ती के साथ कैप्टन वीर से पूछता है। मेरा नाम वीर रहेजा है और मेरी पत्नी का नाम रूही चौहान रहेजा है। प्रेसिडेंट चौहान मेरे ससुर जी हैं। बेगुनाही में अपने हैंड्स अप करके वीर तुरंत ही कहता है। वीर को नहीं लगता कि लेजर गन्स उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन फिर भी वीर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। वैसे भी ऐसी सिचुएशन में जहां पर खतरा ऑलरेडी सबके सिर पर मंडरा रहा है, उसमें दूसरे ह्यूमंस के साथ लड़ने का क्या ही मतलब। और यही वजह थी कि हिंसा का इस्तेमाल करने के बजाय वीर ने यह अप्रोच लिया था। प्रेसिडेंट चौहान का दामाद होने के अपने फायदे होते हैं और शायद उसी का यह नतीजा था कि जैसे ही वीर ने उन्हें यह बताया, वो सब के सब अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं और अपनी अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। फिर वो सब के सब वीर की तरफ पॉइंट करने लगते हैं। एक सुंदर महिला योद्धा ने कहा, मैं शिवानी हूं, मैं श्रेष्ठ परम योद्धा मनसेर की शिष्या हूं, मैं यहां आपको निमंत्रित बनने की योग्य था। तभी उल्लू के सर वाला एक जानवर आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं आप सभी के उपहार और निमंत्रण को इकट्ठा करूंगा। जाना है या नहीं, यह दक्ष पर निर्भर करेगा। राजा कन्नू, मनीषान और संजीव हंस ने भी दक्ष को निमंत्रण भेजा था। सब योद्धाओं ने अपने अपने उपहार उस उल्लू के सर वाले जानवर को देना शुरू कर दिया। जो भी योद्धा उसके पास आते, वो सम्मान पूर्वक उल्लू के सर वाले उस जानवर के सामने सर झुकाते और दक्ष के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए सहयोग करने को कहते। एक योद्धा ने कहा, मैं गौखुर क्षेत्र के पुरोहित के साथ अभ्यास करना चाहता हूँ, कृपया आप निमंत्रण भेजा है। और संजीव हंस चाहते हैं कि उनकी पोती से आप विवाह करें। काला बिल्ला बोले जा रहा था, लेकिन दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर काला बिल्ला चौंक गया। अचानक उसने देखा कि दक्ष ने अपने हाथों को हवा में लहराया। अगले ही पल एक घेरे का निर्माण हो गया, जिससे ऊर्जा की तरंगें उत्सर्जित हो रही थी। आप क्या कर रहे गुरु? अपन काला बिल्ला है। उल्लू के सर वाला वो जानवर भयभीत दिख रहा था। हालांकि अगले ही पल उसने अपने पंख को फड़फड़ाया और उस घेरे को नष्ट कर दिया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुमने अपनी क्षमता में बहुत सुधार किया है। काला बिल्ला लंबे समय से अभ्यास कर रहा था, इसीलिए दक्ष ने उसकी क्षमता की जांच की थी। काले बिल्ले ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक अपन ने अपनी क्षमता में काफी सुधार किया है। अपन अकेले दो शीर्ष परम योद्धाओं से मुकाबला कर सकता है। काले बिल्ले की वास्तविक शक्ति का दक्ष पता नहीं लगा सकता था, इसलिए उसे नहीं पता था कि काला बिल्ला यूं ही बातें बना रहा है या उसकी बातों में कोई दम भी है। दक्ष ने कहा, क्या तुम्हें उच्च स्तरीय सुरक्षा सारिणी का निर्माण करना नहीं आता है? तुम्हें क्षेत्र के आसपास सुरक्षा सारिणी का गठन कर देना चाहिए था। बेशक अपन ने ऐसा किया, यह भी सक्रिय नहीं हुआ है, अन्यथा आप इतनी आसानी से उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। काले बिल्ले ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर गर्व का भाव दिख रहा था। काले बिल्ले ने अब भी दक्ष को खुद से कमतर माना। उसने अपनी युद्ध संरचना की उपलब्धि पर बहुत विश्वास किया था। काले बिल्ले के व्यवहार से दक्ष अच्छी तरह परिचित था। दक्ष ने कहा, उपहार लेना बंद करो, जल्दी ही सुरक्षा सारिणी को सक्रिय करो और लोगों को बताओ कि अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा। सुरक्षा सारिणी सक्रिय करें क्या? काला बिल्ला असमंजस में था। दक्ष ने कहा, मेरे बारे में अब हर कोई चर्चा कर रहा है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। बेहतर